ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग के 14,000 पदों पर भर्ती के संबंध में 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। राज्य सरकार ने पढ़ना लिखना अभियान के तहत पहले चरण में 2.5 लाख लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा। प्रदेश के पूर्व चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉक्टर SL आदिले की संविदा नियुक्ति रद्द की गई और रायपुर पुलिस ने मुद्रा योजना, बीमा और फाइनेंस कंपनियों द्वारा लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग के 14,000 पदों पर भर्ती के संबंध में 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग द्वारा इन पदों पर भर्ती के लिए हो रही देरी पर असंतोष जताया। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में बेवजह की देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री बघेल ने यह भी कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 14,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती की मेरिट सूची की वैधता 1 साल के लिए बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जाति प्रमाण पत्र संबंधी शिकायतों पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के निरस्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक ली। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में जनजातीय समुदाय के हित में भू राजस्व की धाराओं में संशोधन करने के लिए उप समिति गठित करने का फैसला भी लिया गया। वहीं अचानकमार टाइगर रिजर्व के 3 गांव तिलई डबरी, बिरारपानी और छिरहट्टा के विस्थापन प्रस्ताव का बैठक में अनुमोदन किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं संसदीय सचिव और बलरामपुर जिले के सामरी विधायक भी एंटीजन टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दुर्ग जिले में आज अब तक 217 कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पहचान की गई है। वहीं रायपुर के माना स्थित वृद्धाश्रम में 9 बुजुर्गों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सभी को इलाज के लिए माना के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में आज कोरोना पॉजिटिव 6 मरीजों की पहचान हुई है। इनमें 3 पंचायत सचिव भी शामिल हैं। कोरबा जिले में आज 44 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें चिकित्सक, सब्जी विक्रेता और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिका में पदस्थ एक सब इंजीनियर सहित उनके परिवार के 5 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सब इंजीनियर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आज सुबह नगर पालिका कार्यालय को सील कर दिया गया है। साथ ही उनके संपर्क में आए अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भी कोरोना जांच कराई जा रही है। राजनांदगांव के जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी जिले के डोंगरगांव में भी एक सराफा व्यवसायी सहित 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कल रात तक 2017 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। इनमें सबसे अधिक रायपुर जिले से 654 मरीज शामिल हैं। वहीं कल 15 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई, जबकि 979 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के 47,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इनमें से 24,000 से ज्यादा मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में खाली बिस्तरों की संख्या की जानकारी देने के लिए वेब पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर कोरोना संक्रमण के लक्षण और बिना लक्षण तथा हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए कई उपयोग की जानकारियां उपलब्ध हैं। इधर राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में 11 सितंबर शुक्रवार से 18 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दवा और सब्जी दुकानें तथा पेट्रोल पंप को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। वहीं बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों पर नियंत्रण के लिए 7 नए क्वारेंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं।
इनमें करीब 510 बिस्तरों की व्यवस्था रहेगी। ये सेंटर जिले के कोटा, मस्तूरी, तखतपुर और बिल्हा विकासखंड में बनाए जा रहे हैं। इस बीच सांसद संतोष पांडेय ने राज्य सरकार से प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आपातकालीन व्यवस्था करने की मांग की है, जिससे दुर्घटना में घायल या दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को तत्काल इलाज की सुविधा मिल सके। उधर कोरबा जिले में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की निगरानी और प्रबंधन के लिए 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिला पंचायत कार्यालय में स्थापित इस कंट्रोल रूम का फोन नंबर 077592222720 है। मरीज इस नंबर पर फोन कर इलाज संबंधी सुझाव ले सकते हैं। वहीं जिले में कोरोना संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को रायपुर या बिलासपुर के बड़े अस्पतालों तक आसानी से पहुंचाने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। मरीज या उनके परिजन टोल फ्री नंबर 108 पर फोन कर इस एम्बुलेंस की सेवाएं ले सकते हैं। वहीं रायपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और होम आइसोलेशन के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विनीत नंदनवार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसी तरह संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान के लिए अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू को नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। होम आइसोलेशन का आवेदन प्राप्त होने पर मरीज के निवास स्थान का सत्यापन और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए जोन के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। डॉक्टर भारतीदासन ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान होने के 6 घंटे के भीतर जांच पूरी कर उनके संपर्क में आए सभी लोगों के नमूने लेकर उन्हें क्वारेंटाइन किया जाना है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और विभिन्न विभागों के प्रमुख कार्यालय में भी बीते कुछ दिनों के दौरान कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की वजह से यहां पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई जा रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सोशल मीडिया में प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की सटीक पहचान के लिए सीटी स्कैन कराना सबसे बेहतर उपाय है। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित टेस्ट से ही कोरोना संक्रमण की जांच कराएं। विभाग की ओर से जारी बयान कर यह बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों और भारत सरकार के आईसीएमआर द्वारा एंटी किट, आरटी-पीसीआर टेस्ट और ट्रू नॉट विधि से कोरोना संक्रमण की जांच किया जाना निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की जांच के लिए निर्धारित इन विधियों को गलत ठहराते हुए सोशल मीडिया पर प्रकाशित खबरें पूरी तरह से भ्रामक हैं। विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि सीटी स्कैन का इस्तेमाल गंभीर मरीजों की पहचान के लिए विशेषज्ञों की सलाह के बाद किया जा सकता है, लेकिन सीटी स्कैन का प्रयोग कोरोना मरीजों की पहचान के लिए किया जाना किसी भी वैश्विक या भारतीय संस्था या शोध द्वारा प्रमाणित नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सीटी स्कैन की स्क्रीनिंग में उपयोग से रेडिएशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस व्यक्तियों, समुदायों और समाज के सभी के लिए साक्षरता के महत्व को दर्शाता है। इस वर्ष का विषय है कोरोना महामारी के दौरान साक्षरता, शिक्षा और पठन पाठन पर विशेष जोर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास रहने वाले किसी एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ना और लिखना सिखाएं। इधर छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा और साक्षरता से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा विषय विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि राज्य में इस वर्ष पढ़ना लिखना अभियान को मंजूरी दी गई है। इसके पहले चरण में 2.5 लाख लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संदेश में 100% साक्षरता का लक्ष्य पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रुचि और सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उम्मीद जताई है कि दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास जगाकर अगर उन्हें अवसर या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो वे सामान्य व्यक्ति से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। राज्यपाल ने सक्षम दिव्यांगजन आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि बजट में दिव्यांगजनों की मदद के लिए भी राशि का प्रावधान होना चाहिए ताकि उन्हें स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिल सके। इस वेबिनार का आयोजन जनकल्याण और ग्लोबल फोरम फॉर रिहेबिलिटेशन संस्था द्वारा किया गया था। राज्य में एथेनॉल निर्माण संबंधी 500 करोड़ रुपए से अधिक के 4 प्रस्तावों पर राज्य सरकार और संबंधित उद्यमों के बीच समझौता किया गया है। इन इकाइयों के स्थापित होने से 583 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इनमें से 2 इकाइयां मुंगेली और 1 इकाइयां जांजगीर चांपा तथा महासमुंद जिले में स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में कल रायपुर स्थित निवास कार्यालय में एथेनॉल निर्माण संबंधी एमओयू के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। सुकमा जिले के चिंतलनार इलाके से सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि इन माओवादियों पर सुरक्षा बलों पर हमला करने और विस्फोट की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। इस बीच धमतरी जिले के घोरा गांव में माओवादियों द्वारा एक ग्रामीण को अगवा कर दिया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक बीपी राजभानु ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही माओवादियों ने नगरी मैनपुर मार्ग पर पेड़ काटकर आवागमन बाधित करने का प्रयास भी किया। बलरामपुर जिले के 8 गांवों में बीते करीब 15 दिनों से जंगली हाथियों का एक दल उत्पात मचा रहा है। दल में शामिल 10 हाथियों ने कई एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही कुछ घरों में भी तोड़फोड़ की है। राजपुर वन परिक्षेत्र के प्रतापपुर की ओर से आए हाथियों का दल फिलहाल सेवारी क्षेत्र में विचरण कर रहा है। स्थानीय ग्रामीण डर की वजह से स्कूल भवन या पंचायत भवनों में रात गुजार रहे हैं। वन अमला मौके पर पहुंचकर हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। वहीं कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र के पास सलका गांव में भी बीती रात 7 हाथियों के एक दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इस बीच आज शाम महासमुंद जिले के पटेवा क्षेत्र स्थित नवागांव और जोगीडीपा इलाके में 2 हाथियों के विचरण करने का समाचार मिला है। वन विभाग द्वारा आसपास के गांव में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। प्रदेश के पूर्व चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉक्टर एसएल आदिले की संविदा नियुक्ति रद्द कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज डॉक्टर आदिले की नियुक्ति रद्द करने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि डॉक्टर आदिले के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। रायपुर पुलिस ने मुद्रा योजना बीमा और फाइनेंस कंपनियों द्वारा लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। एक पीड़ित द्वारा इस संबंध में शिकायत करने पर साइबर सेल और उरला पुलिस की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव ने इस मामले का खुलासा करने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम देने की घोषणा की है। दूसरी ओर सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी द्वारा नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश पर अमल शुरू कर दिया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान ही नौकरी लगाने के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायतों पर सरगुजा और कोरिया में 3-3, जशपुर में 2 और सूरजपुर में 1 मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार डॉक्टर नरेन्द्र देव वर्मा की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि स्वर्गीय वर्मा द्वारा रचित अरबा पैरे की धार गीत को राजगीत के रूप में गाकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निरंजन दास को वाणिज्य कर के पंजीयन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। प्रशासनिक अधिकारी संगीता पी के प्रतिनियुक्ति पर जाने की वजह से यह पद खाली था। राज्य सरकार द्वारा अंबिकापुर पीजी कॉलेज में जिन 15 नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई है उनके लिए जल्द ही ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें साइबर सुरक्षा का 1 वर्षीय पाठ्यक्रम भी शामिल है। रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बताया है कि रायपुर जिला योजना समिति के निर्वाचन के लिए 10 सितंबर को सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग राजस्व निरीक्षक संघ और राजस्व पटवारी संघ ने संयुक्त रूप से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कल और परसों ने गिरदावरी तथा संबंधित भू अभिलेख के साथ राजस्व संबंधी विभिन्न कार्यों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
जांजगीर चांपा के जिला पंचायत कार्यालय में कल प्रस्तावित पशुधन विकास स्थायी समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है। बिलासपुर रेलवे प्रशासन द्वारा पार्सल ऑफिस में रखे गए सामानों की खुली नीलामी 10 सितंबर को की जाएगी। धमतरी जिले में अर्जुनी पुलिस ने एक ट्रस्ट की जमीन को फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए में बेचने की कोशिश के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। बोरसी दुर्ग सड़क पर आज दोपहर विपरीत दिशा से आ रहे एक हाईवा की टक्कर से दोपहिया वाहन चालक एक किशोर की मृत्यु हो गई। कबीरधाम जिले की बोडला पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान 2 मोटरसाइकिल से 23 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग बालिका सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और सूरजपुर जिले की नगर पुलिस ने सबमर्सिबल पंप चोरी करने वाले एक गिरोह के 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 लाख रुपए कीमत की चोरी के 6 नग सबमर्सिबल पंप भी बरामद किए गए हैं। इससे पहले भी इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग के 14,000 पदों पर भर्ती के संबंध में 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। राज्य सरकार ने पढ़ना लिखना अभियान के तहत पहले चरण में 2.5 लाख लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा। प्रदेश के पूर्व चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉक्टर SL आदिले की संविदा नियुक्ति रद्द की गई। और रायपुर पुलिस ने मुद्रा योजना, बीमा और फाइनेंस कंपनियों द्वारा लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।